नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मुख्य सेविका भर्ती 2022 की तैयारी आपकी लगातार करवाई जा रही है और आप में से कई अभ्यर्थी बहुत ही अच्छी तैयारी कर चुके हैं और लगातार रिवीजन और प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। यही तरीका है आपको अपने सिलेक्शन तक पहुंचने का, अपनी सफलता हासिल करने का। सफलता के लिए आप में उम्मीद होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए और अच्छा प्रयास होना चाहिए। जब इन तीनों चीज़ों को आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता के उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां का आपने सपना देखा होगा, जहां पर पहुंचने की आपने उम्मीद की होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज का आपका पहला प्रश्न है, बहुत ही आसान है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 मई, बी 10 मई, सी 12 मई, डी कोई नहीं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 मई, बी 10 मई, सी 12 मई, डी कोई नहीं। बताइएगा इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए 8 मई। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पोषण मिशन नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पोषण रणनीति का उद्देश्य किस वर्ष तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना है? ए 2025, बी 2030, सी 2022, डी 2023। बताइएगा इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय पोषण मिशन नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पोषण रणनीति का उद्देश्य किस वर्ष तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना है? दूसरे का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दूसरे का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य 2022 था। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, मतली और उल्टी जो आमतौर पर गर्भावस्था के 4 से 6 के सप्ताह के आसपास शुरू होती है उसे कहा जाता है? पेट में दर्द, मॉर्निंग सिकनेस, अर्ली सिम्टम्स या इनमें से सभी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। मतली और उल्टी जो आमतौर पर गर्भावस्था के 4 से 6 सप्ताह के आसपास शुरू होती है उसे क्या कहा जाता है? तो तीसरे का आपका जो सही ऑप्शन है वो बी है। क्या? बी, मॉर्निंग सिकनेस। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, मां द्वारा महसूस की जाने वाली भ्रूण की प्रथम हलचल को क्या कहा जाता है? ए लाइटनिंग, बी क्विकनिंग, सी दोनों, डी कोई नहीं। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मां द्वारा महसूस की जाने वाली भ्रूण की प्रथम हलचल को क्या कहा जाता है? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही है यह आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा, मां द्वारा महसूस की जाने वाली भ्रूण की प्रथम हलचल को क्या कहा जाता है? तो चौथे का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर आपको। क्या? बी ऑप्शन। क्लियर आपको। तो लाइटनिंग का अर्थ होता है वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जो स्वागत का पहला चिन्ह है गर्भावस्था का। ठीक है। और क्विकनिंग का अर्थ होता है फर्स्ट फेटल मूवमेंट प्रेग्नेंट। ठीक है। तो ये आपका मां द्वारा महसूस की जाने वाली भ्रूण की प्रथम हलचल को क्या कहते हैं? भ्रूण की प्रथम हलचल को क्विकनिंग कहते हैं। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, जन्म के पश्चात मां और बच्चे के बीच कौन सी कड़ी कट जाती है? ए गर्भाशय, बी गर्भाशय ग्रीवा, सी गर्भनाल, डी अपरा। देखिए प्रश्न वही होंगे, बस भाषा बदली हुई होगी। तो अगर आप ध्यान से करेंगे, एक एक प्रश्न को बारीकी से पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से आप उत्तर दे पा रहे होंगे। जन्म के पश्चात मां और बच्चे के बीच की कौन सी कड़ी कट जाती है? ए गर्भाशय, बी गर्भाशय ग्रीवा, सी गर्भनाल, डी अपरा। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो पांचवें का आपका जो सही ऑप्शन है वो है सी, गर्भनाल। क्लियर आपको। ये मां से बच्चे को जोड़े रखती है, ये कट जाती है। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या घनत्व इनमें से किससे संदर्भित है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, या शहरों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा जनसंख्या घनत्व इनमें से किससे संदर्भित है? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बहुत ही आसान उत्तर होगा अगर आपने जरा सा भी ध्यान से सिलेबस को देखा है, एक बार भी सिलेबस को पढ़ा है। सामान्य जानकारी वाला प्रश्न है, आपको
आना चाहिए। आप में से किसी का भी ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको काफी ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। जनसंख्या घनत्व इनमें से किससे संदर्भित है? प्रति वर्ग किमी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, शहरों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, या इनमें से कोई नहीं? छठे का जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन है, प्रति वर्ग किमी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा के कारक कौन सा है? वैवाहिक बंधन में असुरक्षा की भावना, समाज में सत्ता का असमान वितरण, महिलाओं की आर्थिक निर्भरता, या उपयुक्त सभी? बताइएगा इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। घरेलू हिंसा के कारक कौन से हैं? वैवाहिक बंधन में असुरक्षा की भावना, समाज में सत्ता का असमान वितरण, या महिलाओं की आर्थिक निर्भरता, या उपयुक्त सभी? तो सातवें का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो डी हो जाएगा। क्लियर आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, गर्भ में फीटस की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? ए एमनियोटिक द्रव, बी गर्भनाल, सी प्लेसेंटा, डी गर्भाशय? बताइएगा इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। गर्भ में फीटस की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? ए एमनियोटिक द्रव, बी गर्भनाल, सी प्लेसेंटा, डी गर्भाशय? तो आठवें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आठवें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, एमनियोटिक द्रव के द्वारा। क्लियर आपको? किसके द्वारा? एमनियोटिक द्रव के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था में वजाइना का पीएच कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कभी अम्लीय कभी क्षारीय? बताइएगा इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नवे का। तो नवे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, अम्लीय होता है। क्लियर आपको? क्या? अम्लीय। अगला प्रश्न है आपका, केंद्र तथा राज्य सरकारों से निर्धनता हटाने के लिए कौन से प्रयास किए हैं? बताइएगा केंद्र तथा राज्य सरकारों ने निर्धनता हटाने के लिए कौन से प्रयास किए हैं? ए पंचवर्षीय योजनाएं लेकर आई, बी राष्ट्रीयकरण किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 20 सूत्रीय कार्यक्रम लेके आए, या अंत्योदय और जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम, या ई उपयुक्त सभी? यहां पर आपको 5 ऑप्शन इसलिए दिए गए हैं ताकि आप इसको सही से समझ सकें। ठीक है, सारे पॉइंटों को एक ही प्रश्न में समाहित किया जा सके। बाकी 4 ऑप्शन ही आएंगे आपकी मुख्य परीक्षा में, 4 ऑप्शन ही में से ही आपको चुनना होगा। लेकिन यहां पर मैं सभी पॉइंट को दर्शाना चाहता था, आपके सामने रखना चाहता था, इसलिए यहां पर आपको एक 5वां ऑप्शन भी जोड़ दिया है। बताइएगा केंद्र तथा राज्य सरकारों ने निर्धनता हटाने के लिए कौन सा प्रयास किए? तो निर्धनता हटाने के लिए ही पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई, सबका एक लक्ष्य निर्धारित किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 20 सूत्रीय कार्यक्रम लेकर आया गया, अंत्योदय और जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम लेकर आया गया। यानी कि ई ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारतीय समाज में निर्धन व्यक्ति की समस्या निम्न में से कौन सी है? सामाजिक भेदभाव, सामाजिक निंदा, आवास, निर्धनता की उपसंस्कृति, उपयुक्त सभी? तो बताइएगा 11वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय समाज में निर्धन व्यक्ति की समस्या निम्न में से कौन सी है? सामाजिक भेदभाव, सामाजिक निंदा, आवास, निर्धनता की उपसंस्कृति, या उपयुक्त सभी? 11वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। तो 11वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ई है। क्लियर आपको? ई, उपयुक्त सभी। ये सभी समस्याएं हैं निर्धन व्यक्ति की। क्या? सामाजिक भेदभाव उसको झेलना पड़ता है, सामाजिक निंदा उसकी होती है, आवास की समस्या उसके पास रहती है, और निर्धनता की उपसंस्कृति में वो सम्मिलित हो जाता है। क्लियर आपको? तो ई ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा को प्रदान की जाने वाली निश्चय किट किससे संबंधित है? बताइएगा भारत सरकार द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा को प्रदान की जाने वाली निश्चय किट किससे संबंधित है? ऑनलाइन टूल ट्यूबरकुलोसिस मरीजों के लिए, गर्भावस्था का पता लगाने के लिए, संक्रमण से संबंधित, या घर पर सुरक्षित डिलीवरी? बताइएगा निश्चय किट किससे संबंधित है? भारत सरकार द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा को प्रदान की जाने वाली निश्चय किट किससे संबंधित है? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 12वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्या है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 12वें का, गर्भावस्था का पता लगाने के लिए।
अगला प्रश्न है आपका, निश्चय पोषण योजना 2022 किससे संबंधित है? एड्स के रोगियों के लिए, टीबी के रोगियों के लिए, या दोनों के लिए, या कोई नहीं? बताइएगा इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। निश्चय पोषण योजना 2022 किससे संबंधित है? 13वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 13वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? कौन सा? बी ऑप्शन सही है। टीबी के रोगियों के लिए यह निश्चय पोषण योजना है और यह निश्चय किट है। क्लियर है आपको? तो इन दोनों चीजों में आप फर्क रखिएगा। योजना का नाम है निश्चय पोषण योजना। शुरू किसने की? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने की है। लाभार्थी कौन है? देश के टीबी से ग्रस्त लोग। इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना 13 लाख से अधिक टीबी ग्रसित लोगों को। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, एनएम के द्वारा कौन सा ऐप इस्तेमाल किया जाता है? ए अनमोल, बी विक्षय पोषण योजना, सी पोषण ट्रैकर ऐप, या डी हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम? बताइएगा एनएम के द्वारा कौन सा ऐप इस्तेमाल किया जाता है? जो मोबाइल में ऐप इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो 14वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से आपको बताना है। तो 14वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, अनमोल। क्लियर आपको? कौन सा? अनमोल ऐप। क्लियर है आपको? इसमें एनएम वर्कर जो होती हैं वो डेटा अपडेट करती हैं। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, एक आशा कार्यकर्ता कितनी जनसंख्या पर काम करती है? बताइएगा एक आशा कार्यकर्ता कितनी जनसंख्या पर काम करती है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए है, 1000 जनसंख्या पर। क्लियर है आपको? आशा का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, ग्रामीण निर्धनता को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? एक यहां पर कूटों में प्रश्न पूछा गया है तो उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। पहला दिया है, ऋण वितरण एजेंसियों को सुदृढ़ करना चाहिए, सस्ती दरों पर विद्युत आपूर्ति करनी चाहिए, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना चाहिए, सामाजिक जागरूकता फैलानी चाहिए, अंतरजातीय विवाद। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ग्रामीण निर्धनता को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, अंतरजातीय विवाद जिस ऑप्शन में भी होगा वो ऑप्शन आपका निर्धनता से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये गलत है। तो जिस जिस ऑप्शन में 5 नंबर हो उसका काट दीजिए। एक ए में 5 है, कट गया। बी में 5 है, कट गया। डी में 5 है, कट गया। तो सही क्या बचा? सी। इसी में केवल 5 नहीं है। ठीक है? तो कई बार क्या होता है, हमें उन ऑप्शंस को चुनना होता है जो गलत हो, जो सही हो ही नहीं सकते हो। इससे भी आप अपने प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो 16वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है? मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह परिभाषा रट गई होगी। कई बार मैं आपको यह परिभाषा करवा चुका हूं। किसने कहा है कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है? ए ऑप्शन है आपका एल.एस. मॉर्गन ने, बी ए.एल. क्रोबर ने, सी ई वेस्टरमार्क ने, डी एवांस प्रिचार्ड ने। तो बताइएगा इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है? 17 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो 17 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ई वेस्टरमार्क। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग स्तनपान दमन कराने में किया जा सकता है? ए इंजेक्शन मेथाराजिन, बी इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, सी टैबलेट कैबरगोलिन, या टैबलेट प्रोजेस्टेरॉन? तो बताइएगा एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही है? निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग स्तनपान दमन कराने में किया जा सकता है? 18वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो 18वें का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? टैबलेट कैबरगोलिन। अगला प्रश्न है आपका, कितने सप्ताह बाद प्रसव को प्रसवोत्तर काल अवधि कहा जाता है? यह प्रश्न भी आपको कई बार करवाया गया है और उम्मीद करता हूं आप में से हर कोई इस प्रश्न को सही करेगा। ए 4 सप्ताह, बी 6 सप्ताह, सी 8 सप्ताह, डी 10 सप्ताह। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कितने सप्ताह बाद प्रसव को प्रसवोत्तर काल अवधि कहा जाता है?
19 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 19 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 6 सप्ताह। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत में नवजात शिशु का सामान्य जन्म वजन है। ए ऑप्शन 1.5 से 2.5 kg, बी ऑप्शन 2.5 से 3.5 kg, सी ऑप्शन 3.5 से 4.5 kg और डी ऑप्शन है आपका 4.5 से 5 kg। बताइएगा भारत में नवजात शिशु का सामान्य जन्म वजन कितना है? 20 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 20 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, एनएचएम को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना। बताइएगा, यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, तो एनएचएम को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? ए 2011, बी 2013, सी 2010, डी 2000। बताइएगा इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी हो जाएगा, 2013 में शुरू किया गया था। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, एड्स का फुल फॉर्म बताइए। बताइएगा एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अवेयर इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, या एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, या एक्वायर्ड इम्यून डायरेक्टरी सिंड्रोम, या एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिस्टम। बताइएगा इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? एड्स का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो एड्स का जो फुल फॉर्म सही है आपका वो बी ऑप्शन है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जितने भी रोग वाले चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं, गरिमा बैच वालों के पास भी पीडीएफ होगी और प्रतिज्ञा बैच वालों के पास भी पीडीएफ होगी, काफी अच्छे से उन्हें कवर कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अनुसार जन्म का पंजीकरण कितनी अवधि में करवा लेना चाहिए? बताइएगा जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अनुसार जन्म का पंजीकरण कितनी अवधि में करवा लेना चाहिए? ए 7 दिवस, बी 10 दिवस, सी 14 दिवस, डी 21 दिवस। बताइएगा इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अनुसार जन्म का पंजीकरण कितनी अवधि में करवा लेना चाहिए? तो 24 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 24 का आपका डी ऑप्शन सही है, 21 दिवस में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, मधुमेह डायबिटीज मेलिटस के रोगी के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया या उपरोक्त सभी। बताइएगा इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? मधुमेह के रोगी के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? तो 25 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, बीसीजी वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है? इंट्राडर्मल, इम्यूनोवलेट, या साउथर्न, या वेस्टर्न। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बीसीजी वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है? तो 26 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, इंट्राडर्मल। क्लियर है आपको? तो फिर बताइएगा कैसा रहा ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 23। इन 25 प्रश्नों में आपने क्या क्या देखा, कैसे किया? एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण था। इसी तरीके से आपने कई प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी हो चुकी है। लेकिन अगर ये निरंतरता आप छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस भी कम होगा, आपका रिवीजन भी कम होगा और आपकी तैयारी भी अधूरी रह जाएगी। इसलिए लगातार जुड़े रहिए अपने सिलेबस के साथ, अपने टॉपिक्स के साथ, क्योंकि आपका सपना है एक सरकारी नौकरी हासिल करने का, मुख्य सेवका भर्ती में अपना सिलेक्शन पक्का करने का। तो निरंतरता बनाए रखिए, प्रयास करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए, उम्मीद बनाए रखिए, तभी आपको सफलता हासिल होगी। पेपर आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, उसको होकर रहना है। क्लियर आपको? जो चीज क्लियर है, होनी ही है, उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। जो चीज हम कर सकते हैं उसकी हमें चिंता करनी चाहिए, जो हमारे हाथों में है उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो इसी भरोसे के साथ आपको हर प्रैक्टिस सेट करना है, हर बार रिवीजन करना है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। और आपके लिए एक बहुत ही जल्दी 200 MCQ का एक वीडियो आएगा, उसको भी बहुत अच्छे से करिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।